जिन लोगों ने भूतों को देखा है उनमें से अधिकांश ने उन्हें रात के समय ही देखा है। दूसरी ओर बहुत से लोगों को रात के समय अंधेरे में होते समय ऐसा लगता है कि कोई हमें ही खोर रहा है। हम सब ने भूत प्रेतों से संबंधित कई कहानियां सुनी हैं, जबकि भूत प्रेत और आत्माओं का रहस्य अभी तक नहीं खोजा गया है। देश भर में बहुत से लोग दावा करते हैं कि वे भूतों को देखा है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा शरीर मरने के बाद भी जिंदा रहती है। यही आत्मा, जिसे भूत प्रेत कहा जाता है, निरंतर अपने अस्तित्व को व्यक्त करने की कोशिश करती रहती है। आज तक आपने भूतों से जुड़ी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, जिसमें हमेशा बताया जाता है कि भूतों ने लोगों को मार डाला या लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लेकिन ऐसा होना हमेशा जरूरी नहीं है। आज की कहानी सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि कुछ लोग जीवन भर अच्छे काम करते हैं, मगर वह मरने के बाद भी अच्छे काम करते रहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी दोस्तों। अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला ये है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके यह बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूलें और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं उस रात का दृश्य को याद करता हूं तो मेरा दिल दहल उठता है, क्योंकि वह क्या था? क्या वह सिर्फ मेरा एक विचार था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया? जब कभी वह दृश्य मेरे सामने आता है तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे सामने उस रात की सारी घटना एक फिल्म की तरह दिखाई देती है। एक भयानक अंधेरी रात, एक सुनसान इलाका, एक उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश को उस भयानक हालत में मिलना, और फिर क्या होने वाला था? अगर वह नहीं होता तो शायद हम भी उस कंडक्टर की तरह मर चुके होते। यह लगभग 30 साल पहले हुआ था, जब मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का निर्णय लिया था। मेरा बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने ले चले। मैं अपनी पत्नी जानकी और मेरे बेटे कबीर के साथ घर से जयपुर चला गया। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास और 2 दिन की छुट्टी बची थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अजमेर शरीफ भी जाए। क्योंकि हमारी योजना अचानक हुई थी, इसलिए हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी लोग थे, विशेष रूप से बुजुर्ग लोग, जो हमारी जैसी एकमात्र परिवार थे। पुरानी बस में शायद बहुत कम लोग बैठे होंगे, इसलिए बस में भी बहुत कम यात्री थे। रात के लगभग 9 बजे बस अपने स्थान की ओर चली। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। कबीर सो गया, लेकिन मुझे और जानकी को बार बार झपकी आती थी। एक तो यह पुरानी बस ड्राइवर को स्थान पर पहुंचने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि वह एक वीरान और अनजान स्थान पर था। इसलिए वह भी बस को तेज रफ्तार में भगा रहा था। अंदर से डर रहा था कि बस गिरा ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था और सड़क पर सिर्फ इक्का दुक्का वाहन थे। साथ ही कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को कहा कि बस की रफ्तार थोड़ा धीमी करो। बस कुछ समय तक धीमी रफ्तार में चली, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने फिर से रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने ड्राइवर को फिर से टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन उसने मना करने के बावजूद फिर से रफ्तार बढ़ा दी। ढेर बार ड्राइवर को टोकने के बाद ड्राइवर ने कहा कि अंकल जी, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है। मैंने सुना है कि यह क्षेत्र अच्छा नहीं है, यह बहुत खतरनाक है, और हम इस जगह से जितनी जल्दी निकल जाएं उतना अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सबने हामी भरी और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। तभी एक तेज आवाज से बस एकदम रुक गया, और बस के रुकते ही सभी डर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतना खतरनाक स्थान। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च निकाल दी, जो किसी को भी डर से हाथ पैर कंपाने के लिए काफी था, और ड्राइवर बस से बाहर निकला। बस को आखिर क्या हुआ देखने के लिए थोड़ी देर देखने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे की ओर दोनों पहिए पंचर हो चुके थे, और बस में अतिरिक्त पहिए नहीं थे जो मरम्मत कर सकते थे। अब क्या किया जाए? सब लोग विचार कर रहे थे। अनजान स्थान, गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और इतनी बुरी तरह से खराब हो जाना, सबके होश उड़ गए थे। किसी को भी नहीं मालूम था कि क्या करे।
सब यही सोच रहे थे कि तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह उसी तरफ इशारा करते हुए कहा कि शायद वहां कोई गांव है और हम सब वहां चलते हैं। शायद कोई सुरक्षित जगह मिल जाएगी। अगर कोई कोठरी मिल गई तो सब वहां बैठकर रात बिताएंगे। यह सुनते ही सभी ने कंडक्टर की बातों से सहमत होकर अपना सामान उठाया और कंडक्टर के पीछे पीछे उसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जो ऐसी लगती थी मानो वह एक बहुत पुरानी सराय थी जहां फूले भट्ट के मुसाफिर रुकते थे। जब ड्राइवर ने हिम्मत करके कोठरी के दरवाजे को खटखटाया, सब लोग चारों ओर देख रहे थे। कुछ ही देर में एक बहुत बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला, जिसके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में कोई पुराना कपड़ा पहन रखा था और कानों में कुंडल। वह व्यक्ति कुर्ते के ऊपर एक सादरी पहन रहा था, हाथों में एक बड़ा सा लट और कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने के ऊंट के चमड़े के बने जूते पहन रहा था। वह बहुत अजीब लग रहा था। कंडक्टर ने फिर से साहस दिखाते हुए कहा, ताऊ साहब, बस पंचर हो गया है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में कुछ जगह मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होती। तुम्हारी बात सुनते ही उस बूढ़े आदमी ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यह सराय सिर्फ भोले भट्ट के मुसाफिरों की मदद के लिए बनाया गया है। मारी घरवाली और समीर मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। ये सुनते ही कंडक्टर ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी मेहरबानी कि आप इस अनजान जगह में हमारी मदद करने को राजी हो गए। जब कंडक्टर ने यह कहा ही था और समीर कुछ बोल पाते थे कि बस से अजीब तरह की आवाजें आने लगी। ये सुनकर सब डर गए और पीछे की तरफ देखने लगे। तभी बूढ़े आदमी ने कहा कि रात में जंगली जानवर यहां होते हैं और धन्यवाद की बात है कि आप लोग यहां पधारे। ये कहते हुए बूढ़े आदमी ने अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस बड़ी डलिया में पानी से भरा मटका है और उस बड़े बर्तन में आलू की तरकारी है। आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धनों के पास जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो। और जिन लोगों को बाहर का काम करना था वे निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी नहीं निकलेगा और मैं भी किसी को बाहर निकलने की वजह नहीं पूछूंगा। हर किसी के पास अपनी अपनी घड़ी होगी, इसलिए समय पर काम करके सोने के लिए लेट जाओ। कंबल और सब कुछ बिछाओ। सब लोग बूढ़े आदमी की बातों से हैरान थे और सबको अजीब लग रहा था कि आखिर क्या हुआ जो समीर को बाहर जाने से मना कर रहे थे, लेकिन वे इस बात पर ध्यान नहीं देते थे और बूढ़े आदमी ने कंबल बिछाकर फिर से सभी को बाहर नहीं जाने की हिदायत दी और उसे सोने के लिए कहा। लेकिन कंडक्टर के मन में कुछ और चल रहा था। रात के लगभग 12 बज रहे थे जब वह उठकर दरवाजे तक पहुंचा और टोर जलाकर दरवाजा खोलकर बाहर लगे बेंच पर बैठ गया। चारों ओर देखने पर सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। उस अंधेरे में एक अजीब सा सन्नाटा पूरे क्षेत्र में पसरा हुआ था। बैठे हुए कंडक्टर ने अपनी जेब से पीढ़ियां निकाली और चलाने के ठीक पहले एक अजीब सी आवाज उसे सुनाई दी। यह आवाज सुनकर ऐसा लगा कि कोई भूखा जानवर यहां से वहां घूम रहा था। ये सुनते ही कंडक्टर ने उस तरफ देखा तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन लगातार आवाज सुनाई दे रही थी। वह थोड़ा आगे बढ़कर देखने की कोशिश कर ही रहा था कि गुर्रने की भयानक आवाज चारों ओर से आने लगी। यह सुनकर कंडक्टर थोड़ा डर गया और वापस कोठरी में जाने लगा। टॉर्च की रोशनी में पीछे देखा तो उसकी रूह तक कांप गई। जब वह अपने साथियों को छोड़कर बाहर आया था, उस कमरे में रेत के बड़े बड़े टीलों के अलावा कुछ नहीं था। उसने कुछ सोचते हुए कान के ठीक पास से किसी ने कहा कि बाबू साहब ने कहा था कि बाहर मत जाओ। डर से कंडक्टर ने कहा कि कौन है। यहां दूर दूर तक रेत के बड़े बड़े टीलों के अलावा कोई नहीं था। कंडक्टर जो कुछ हो रहा था समझने की कोशिश कर ही रहा था कि एक बार फिर भयानक कुराने की आवाजें उसके पीछे से आने लगी। वह फिर टॉर्च की रोशनी में घूम कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भयानक आवाजें उसकी तरफ ही बढ़ती देखकर कंडक्टर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर रेत में दबोच दिए गए हों। जल्द ही भयानक आवाजें और भी करीब आती गईं और कंडक्टर डर से चीख पड़ा, क्योंकि रेत के अंदर से भयानक आकृतियां धीरे धीरे घुड़ती हुई कंडक्टर के पास पहुंची और कंडक्टर की चीख से पूरा रेगिस्तान गूंज उठा। अगले दिन ड्राइवर और हम सब उठे
तो वहां का दृश्य देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हम सभी रेत पर सोए थे और रात में हम जिस कमरे में आए थे वहां कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ हमारे सामान और थोड़ी दूरी पर कंडक्टर की लाश थी, जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं था, और दूर दूर पर 2 समाधियां थीं जिन पर बूढ़े आदमी समीर का नाम लिखा हुआ था। हम सब घबरा गए थे कि आखिर रात को जो हुआ था हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां से गुजर रही एक चरवाहे ने बताया कि बहुत सालों पहले बूढ़े आदमी और उनकी पत्नी ने एक सराय की देखभाल की थी, जिसकी आत्माएं आज भी भटके हुए मुसाफिर की मदद करने आती हैं, क्योंकि बहुत सालों पहले अंग्रेजों ने इस इलाके में पानी की तलाश में एक गांव खोजने आए थे, जो रेगिस्तान की गर्मी और लोह से मर गए थे और पानी की कमी से मर गए थे। उनकी शैतानी आत्माएं आज भी रातों में इस रेगिस्तान में पानी की तलाश में घूमती हैं, और बूढ़े आदमी और उनकी पत्नी की आत्माएं आज भी लोगों की मदद करने आती हैं। यदि कोई रात में यहाँ आता है तो शैतानी आत्माएं उनका खून पी जाती हैं। यह कहकर वह चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन यह सुनकर मुझे लगा कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और आज भी रेगिस्तान में कोई आदमी इंतजार कर रहा है। अगर आपकी गाड़ी गलती से भी वहां रुक जाए तो बाहर मत निकलें। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है शिलांग से सुषमा थापा। अगला नाम है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अंकुर त्यागी। अगला नाम है दिल्ली से गौरव चौहान। अगला नाम है रंगिया असम से उद्धव। अगला नाम है ओडिशा से क्षेत्रजीत और प्रियंका। अगला नाम है बरगढ़ से उदय प्रधान। अगला नाम है बीकानेर राजस्थान से राज विश्वकर्मा। अगला नाम है राजस्थान से अनामिका भाटी। अगला नाम है बेंगलुरु से बिहार के चंदन कुमार। अगला नाम है कोलकाता नैहाटी से आतिश प्रसाद। अगला नाम है पुणे से पारस। अगला नाम है मायापुर नादिया से सोलेमन एसके। अगला नाम है दिल्ली से निशिश चद्रा। अगला नाम है हरियाणा से अमित अहलावत। अगला नाम है राजस्थान से मनीष गिरीपाली। अगला नाम है बिहार से रवि कुमार। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।